नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को घुटनों पे ला दिया। चीन के सुर बदल गए हैं। अब चीन जो कुछ समय पहले तक भारत के एलएसी को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा था, जिसने लद्दाख में यूनियन टेरिटरी को अवैध और गैर कानूनी बता दिया था, वो अब बैकफुट पर आ गया है। अब वही चीन भारत और चीन के बीच के संबंधों की बात कर रहा है कि ये संबंध दोनों देशों के बीच है, वो कोई सामान्य संबंध नहीं है जो थोड़े से आंधी आने से बिगड़ जाएगा। ये संबंधों की बात रीजनल लेवल पर सिर्फ नहीं है, जैसे वैश्विक स्तर पर दोनों देश एक बड़ी भूमिका निभाने के लायक हैं। चीन के सुर बदलने के पीछे कारण है प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी और शांति से जो चीन को अलग थलग करने की नीतियां अपनाई जा रही थी। चीन के बीच जो भारत और चीन के बीच बातचीत चल रहा था और सीमा पर विवाद को निपटाने की कोशिश चल रही थी, उसमें एक बड़ी खबर आई है और वो खबर है कि इस बार जो बैठक हुई है WMCC की, यानी वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो दोनों देशों के बीच जो एक आधार है मैकेनिज्म बनाने की बात की जाती है, तो दोनों देशों के अधिकारियों के बीच WMCC की जो बैठक हुई उसमें चीन सरेंडर कर दिया। चीन ने बोल दिया कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत जो हो रही है उसमें अंतिम फैसला होना चाहिए और LAC पर जो विवादित बयान चीन ने दिया था उससे भी पीछे हट गया। उस बैठक के दौरान अब यह तय हो गया है कि जल्द से जल्द दोनों देश LAC पर जो विवाद चल रहा है उसका निपटारा करे और चीन भी अपने सैनिकों को वापस ले जाएगा। इसके लिए बस एक रणनीति बनानी है, एक स्ट्रेटजी तय करनी है कि किस तरह से धीरे धीरे चीन अपने सैनिकों को वापस ले जाएगा। और उस बैठक के दौरान यह भी बात हुई कि जो सर्दियों के मौसम के लिए जो ठंड आने वाला है और 15 नवंबर के बाद वहां का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि विशेष सुविधाओं की जरूरत दोनों तरह के सेनाओं के लिए होती है। और ऐसे समय में जो भारत भी बता चुका था कि इस बार सर्दियों के मौसम के लिए 40,000 अतिरिक्त सैनिक लद्दाख में भेजे जाएंगे उस पर, और चीन भी उसके लिए तैयारी कर रहा था। चीन को भी मुश्किलें आ रही थी जो भारत सरकार ने घोषणा की थी उससे, तो इसलिए दोनों देश सर्दियों के मौसम में अतिरिक्त सेना वहां पर नहीं भेजेंगे। इस पर भी चीन ने सहमति जताई और मॉस्को में जो दोनों देश के विदेश मंत्री, यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 पॉइंट एजेंडा पर जो बातचीत हुई थी उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा और सीमा विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। जो 2 दिन पहले चीन का सुर बदला हुआ था, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि LAC पर चीन अपने उसी समझौते के तहत मान रखेगा जो नवंबर 1959 में हुआ था, जिसमें चाउ एन लाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो चिट्ठी लिखी थी और जो 7 नवंबर 1959 को LAC की परिभाषा दी थी चीन ने, उसी पर चीन कायम है। उसके बाद भारत के तरफ से जो करारा जवाब मिला उससे चीन घबरा गया और चीन ने अब अपने सारी नीतियों को पीछे करना शुरू कर दिया। अब जो चीन के भारत में जो चीन के राजदूत हैं सुन विडोंग, उन्होंने जो बात कही है वो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बात से बिल्कुल अलग है। चीन के विदेश मंत्रालय से जो स्टेटमेंट LAC को लेकर आया था उसके बाद अब सुन विडोंग ने, जो भारत में चीन के राजदूत हैं, उन्होंने जो बातें कही वो दोनों में काफ़ी अंतर है। अब चीन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। विडोंग ने जो कही कि भारत और चीन के बीच का संबंध इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। दोनों देशों के बीच जो संबंध और विवाद पैदा होते हैं उससे सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर अव्यवस्था पैदा नहीं होती है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए भारत और चीन दोनों अच्छे संबंध के लिए पहल करेंगे और चीन उसमें अच्छी भूमिका निभाएगा। चीन किसी भी स्तर पर विवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी स्थितियां जो पैदा हुई उसके पीछे का कारण जानना जरूरी है, क्योंकि चीन जो दबाव की राजनीति कर रहा था, दबाव की नीति बना रहा था और सोच रहा था कि किसी भी स्तर पर भारत को दबा देंगे और फिर
जिस तरह से पहले 1950 के डिकेड में चीन बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स करके भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, वही चीज आज करने वाला था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्ट्रेटजी बनाई चीन के खिलाफ और शांति से चुपचाप बैठे हुए चीन को बैकफुट पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 तरह की नीतियां बनाई थी और उन नीतियों पर लगातार काम करते रहे, जिसके कारण 2 महीने के अंदर ही चीन को यह समझ में आने लगा कि भारत से दुश्मनी अब महंगा पड़ सकता है और उस दुश्मनी को बनाए रखा जाना बड़ा मुश्किल है। चीन के खिलाफ पीएम मोदी ने 2 तरह की नीति अपनाई। पहले आर्थिक स्तर पर चीन को कमजोर करने की नीति। उस आर्थिक स्तर पर कमजोर करने की नीति में चीन और भारत के बीच के व्यापारिक संबंध को आधार बनाया गया। चीन और भारत के बीच के व्यापारिक संबंध को देखें तो दोनों में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें बहुत बड़ा गैप है। चीन भारत को 68 अरब डॉलर का निर्यात करता है तो भारत का निर्यात केवल 16 अरब डॉलर का है। और इन दोनों के बीच के जो ये बड़े गैप हैं उससे भी चीन को ये समझ में आ रहा था कि दोनों के बीच अगर व्यापारिक संबंध कमजोर होगा तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होने वाला है। इसके लिए पीएम मोदी ने जो इंटरनल स्तर पर भारत में जो चीन के सामान बिक रहे थे, भारत से जो चीन व्यापार कर रहा था, उस पर नज़र दौड़ाई और अलग अलग सेक्टर में चीन को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। और इसी के तहत जो पीएसयू के जो भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनको बार बार बोला गया कि अब चीन के सामानों का उपयोग न करें। बीएसएनएल एमटीएनएल ने इसकी शुरुआत की और उसके साथ साथ अलग अलग राज्यों ने भी चीन के जो कंपनियों के ठेके थे उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, उस पर रोक लगाई। महाराष्ट्र सरकार ने भी 5,000 करोड़ का झटका चीन को दिया। यहाँ बिहार सरकार ने करीब 3,000 करोड़ के चीन के एक प्रोजेक्ट को लटका दिया, उसके टेंडर को कैंसिल कर दिया। और इसके साथ साथ चीन की जो दूसरी कंपनियां थी वो भी यहाँ पर बैकफुट पर आ गई। चीन की कंपनियों को जो प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो चीन की कंपनियां यहां ठेके ले रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर में भी चीन के कई जो कंपनियां थी जो भारत में काम कर रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये जो आर्थिक तौर पर चीन को झटका देने के साथ साथ पीएम मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को अलग थलग करने की नीति बनाई और उसके लिए भी बिल्कुल शांत तरीके से चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए 3 तरह के आधार बनाए गए। सबसे पहली जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो उन देशों की सूची बनाई गई जो चीन के दुश्मन देश हैं, यानी कि कहीं न कहीं चीन के साथ उसका संबंध खराब रहा है और इसलिए भारत ने अमेरिका के साथ चीन के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और भारत अमेरिका के गठजोड़ ने चीन को परेशान कर दिया। भारत के साथ अमेरिका हर समय खड़ा रहा और चीन की हर जो स्टेटमेंट था उसका जवाब दिया। भारत के साथ उसने हथियार समझौते किए, उसके साथ साथ जो मालवाहक विमान थे हरक्यूलस उसके लिए कल पुर्जे जो पार्ट्स उसके हैं उसको देने का समझौता किया। भारत के जो समर्थन में ये ईस्ट चाइना सी और उसके साथ साथ साउथ चाइना सी में अपने जो युद्धपोत थे वो भी तैनात किए, जिससे चीन की परेशानी और बढ़ गई। उसके साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच के इस संबंध का दूसरे स्तर पर भी फायदा हुआ और भारत ने दूसरे जो चीन के साथ दुश्मनी वाले देश थे जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों के साथ भी संबंध आगे बढ़ाया। और इस बीच जो क्वाड की बैठक होने वाली है जो पहले से ही प्रस्तावित थी कि किस तरह से क्वाड को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और उसके साथ साथ अमेरिका, 4 देशों की जो ये संगठन है जो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर चीन को चुनौती देने के लिए बनाया गया है, उसने भी चीन पर दबाव डालने में बड़ी भूमिका निभाई। तो पहले जो भारत ने यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे देशों के साथ चीन को चुनौती देने की तैयारी शुरू की और चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ता चला गया। दूसरे स्तर पर जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ भारत ने नजदीकियां शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने
बार बार जो अपने पड़ोसी देश हैं जिसको घेरने की कोशिश हमेशा चीन करता रहता था, उसके साथ बिल्कुल विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिसमें चाइना घुसपैठ कर सकता था, वहां के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अहम भूमिका निभाई और सारे पीएमओ के तरफ से उन लोगों की नियुक्ति की गई। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, हर जगह पर भारत ने अपनी पैठ बढ़ाने की तैयारी की और इससे चीन को झटका लगा। हाल फिलहाल में जो म्यांमार और भारत के बीच जो बैठकें हुई और भारत ने उसको जो कई जो लोन दिए हुए हैं, उन लोन को आगे बढ़ाने की बात कही, उससे भी चीन की परेशानी बढ़ गई थी। और श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध बढ़े हैं और श्रीलंका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये मान लिया गया कि श्रीलंका और चीन के बीच जो नज़दीकी बढ़ रही थी वो एक भूल थी और इससे भारत सरकार को एक बूस्ट मिला और श्रीलंका और भारत के बीच के इस संबंध के बढ़ने से चीन की परेशानी बढ़ने लगी। तो ये दो स्तर पर पड़ोसी देश और चीन के दुश्मन देशों के साथ साथ पीएम मोदी ने एक तीसरी स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी किए और वो प्रयास तो था, वो भारत की पूरे विदेश नीति को एक अलग दिशा देने वाले थे। वो प्रयास था चीन के अंदर जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसको अब भारत एक मुद्दा बनाएगा और वो भारत ने मुद्दा बनाया। अगर चीन को देखा जाए तो 3 स्तर से चीन घिरा हुआ रहता है। एक हांगकांग का मुद्दा है, जब हांगकांग में चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए थे अपने, तो उस समय भी भारत चीन के खिलाफ था और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ साथ भारत भी उसका विरोध किया, जिससे चीन की परेशानी बढ़ी थी। हाल फिलहाल में भी जब हांगकांग में प्रदर्शन होते हैं तो उसमें भारत के समर्थन की उम्मीद की जाती है और कहीं न कहीं भारत उसका समर्थन भी करता है। उसके अलावा ताइवान के मुद्दे पर भी चीन को घेरने की कोशिश भारत ने की और ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति की जब मौत हुई तो उसके लिए भारत ने यहाँ से संदेश भेजा, जो एक बड़ी बात थी, क्योंकि ताइवान में भारत ने कोई भी अपना राजदूत नियुक्त नहीं किया है, दूतावास नहीं बनाया है। लेकिन अब भारत की नीति बदल गई और ताइवान और भारत के बीच इस बढ़ते संबंध के कारण चीन भी परेशान हो गया था। तीसरे स्तर पर जो सबसे विवादित मुद्दा है चीन का, वो है तिब्बत को लेकर, जिस पर भारत का रुख पहले ढुलमुल रहा करता था और तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने के लिए भारत ने भी पहले तैयार किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे उन नीतियों में परिवर्तन हो रहा था और भारत सरकार ने जो तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है भारत में, उसके माध्यम से चीन के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। और इस बार पहली बार तिब्बत के जो निर्वासित सरकार है उसने यूएन के लिए ये बात कही कि अब यूनाइटेड नेशन में तिब्बत पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाता है, उसी तरह से तिब्बत का मुद्दा भी यूएन में उठने वाला था। और इन जो भारत के कूटनीतिक प्रयास थे, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उस स्ट्रेटजी पर चलते हुए मोदी ने जो काम किया, उसके कारण चीन की परेशानी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार चीन को बैकफुट पर आना पड़ा और WMCC की जो बैठक में बात हुई है उसको अब अंतिम रूप देने के लिए कमांडर लेवल की बातचीत होगी और कमांडर स्तर की जो 7वें दौर की बातचीत होगी उसमें सिर्फ ये तय किया जाएगा कि अब कब और कितने दिन के अंतराल में चीन अपनी सेनाओं को पैंगोंग लेक से पीछे हटाएगा और भारत जो बफर जोन की बात कर रहा है, उसको जो बफर जोन है वहां पर जहां पर दोनों सेनाएं नहीं रहेगी, उस क्षेत्र को खाली करने के लिए चीन कितना समय लेगा। अब लगभग इस बात पे सहमति दोनों देशों के बीच बन गई है और चीन अब बिल्कुल बैकफुट पर आ गया है, जिसके बाद ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।